विनीता, रेनू और कोमल में अक्सर लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई का कारण है रसोई। तीनों की शादी एक ही घर में हुई है और उस घर में एक ही रसोई है। उन तीनों की सास सरोज अपनी बहुओं की इस आदत से बहुत परेशान रहती है। आइए जानते हैं कि सरोज अपनी बहुओं को कैसे सुधारेगी। आज माँ जी के लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कहते हुए विनीता सीधे किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। इसके बाद कोमल भी किचन में आ गई। अरे विनीता दीदी, आप अकेली किचन में काम कर रही हो? मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी मदद करवा देती। अरे नहीं नहीं, रहने दो। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सारा काम हो चुका है। हाँ, काम तो हो गया है, लेकिन किचन कितना सारा बिखरा पड़ा है। आप काम कम करती हो, सामान ज़्यादा बिखेरती हो। मैं आपके साथ किचन समेटने में आपकी मदद करती हूँ। जब मेरा सारा काम हो गया है तब तो तुम अपने कमरे से निकलकर बाहर आई हो, और वो महारानी रेनू, वो तो अभी भी नहीं आई। अब एक काम करो, किचन में समेट देती हूँ, तुम टेबल पर खाना लगा दो और सबको खाने के लिए बुला लो। कोमल वहाँ से चली जाती है और रेनू से जाकर कहती है, रेनू दीदी, खाना लग गया है, आ जाओ, विनीता दीदी बुला रही है। अरे, इतनी जल्दी खाना भी बन गया? तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मदद करा दी थी। खाना मैंने नहीं, विनीता दीदी ने बनाया है। विनीता दीदी बड़ी चालाक है, हर बार मुझसे पहले किचन में चली जाती है। हाँ, और खबर भी नहीं होने देती, और अपनी मर्जी का ही खाना बनाती है। ये नहीं कि एक बार हमसे भी पूछ ले। कल मैं ना विनीता दीदी से पहले ही रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लूँगी। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि क्या बनाया होगा आज खाने में दीदी ने। अरे, अब यहाँ से चलोगी तभी तो पता चलेगा ना कि क्या बनाया होगा। रेनू और कोमल खाने के टेबल पर बैठ जाती हैं। तभी उनकी सास कहती हैं, आज खाना किसने बनाया है? विनीता दीदी ने बनाया है। क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? खाना तो तुम अच्छा बनाती हो, लेकिन आज तुमने लौकी की सब्जी बनाई है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, लौकी सबसे ज़्यादा विनीता दीदी को ही तो पसंद है। कल सुबह भी हमने लौकी ही खाई थी। तुम दोनों से कोई काम तो होता नहीं, मैं कर देती हूँ तो ताने मारती हो। दीदी, तुम किसी को काम करने दोगी तभी तो कोई काम करेगा ना। सुबह आंख मलते ही किचन पर कब्जा कर लेती हो। मैं किचन पर कब्जा कर लेती हूँ? रेनू, कितना झूठ बोलती हो तुम दोनों किचन की तरफ रुख भी नहीं करती। फिर जो मेरी समझ में आता है वो मैं बना लेती हूँ। तुम दोनों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। दीदी, आप बार बार हम दोनों का नाम क्यों ले रही हो? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। और रेनू गलत ही क्या कह रही है? आप किचन का पीछा छोड़ो, तभी तो हम में से कोई किचन के दर्शन करेगा। जब तीनों बहुओं को बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते, तो उनकी सास उन तीनों को डांटते हुए बोली, चुप रहो तुम तीनों, अपना अपना मुंह बंद कर लो, खाते समय भी चैन नहीं है तुम तीनों को। सास की बात सुनकर तीनों बहुएं चुप हो जाती है और खाना खाते हुए सोचती हैं, कल सुबह तो मैं जल्दी उठकर अपनी पसंद का कटलेट बनाऊंगी, फिर देखूंगी विनीता दीदी क्या करती हैं। कल का खाना तो मैं ही बनाऊंगी, और वो भी अपनी पसंद की भरता बैंगन। सबको वही बैंगन खाना होगा। देखती हूँ ये दोनों मेरे होते हुए किचन में कैसे आती हैं। खाना तो इनको वही खाना होगा जो मैं बनाऊंगी। अब तीनों बहुएं कल रसोई में प्रवेश को लेकर अपने अपने स्तर पर युद्ध की तैयारी करने लगी। और अगली सुबह कोमल जल्दी से उठकर रसोई घर में गई। लेकिन जैसे ही वो रसोई में गई तो वहां पहले से ही रेनू मौजूद थी। अरे रेनू, रात भर सोई नहीं क्या, जो इतनी सुबह उठकर कटलेट बना रही हो? मैं तो रात को जल्दी सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन आप ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? कोई ख़ास बात है क्या? मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठकर एग ब्रेड बनाऊंगी, लेकिन अब तो ये कटलेट ही खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, नाश्ता बना लिया है तो लंच में भरमा बैंगन मैं बना दूंगी। हैं? बैंगन? बैंगन कौन खाएगा? वैसे भी बहुत भयानक बनाती हो। देखो, जो तुमने कटलेट्स बनाया ना, इससे भयानक तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार खाकर तो देखो मेरे हाथ के कटलेट, होश ठिकाने आ जाएंगी। तुम्हारे हाथ के कटलेट खाकर होश ठिकाने नहीं आते, बल्कि इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। आप ना बार बार मेरी इंसल्ट कर रही हो।
मैं आपकी नहीं आपके कटलेट की इंसल्ट कर रही हूँ। इस तरह दोनों बहुओं में जमकर लड़ाई होने लगी और उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर विनीता और सरोज किचन में आई। तुम दोनों क्यों सुबह सुबह चूहों की तरह लड़ रही हो? बस एक बिल्ली की कमी थी, अब तो वो भी पूरी हो गई। क्या कहा तुमने? कौन है बिल्ली? कोमल बिल्ली है, जिठानी ची बिल्ली है। मैंने कटलेट बना लिया है तो ये मुझसे लड़ रही हैं। कोमल बहू क्यों लड़ रही हो? माँ जी मैंने तो बस इतना कहा कि कटलेट तुमने बनाया है तो लंच में बैंगन मैं बनाऊंगी। आप ही बताओ मैंने क्या गलत कहा? ठीक है लंच में बैंगन तुम बना लेना, लेकिन घर में बैंगन है ही नहीं। तुम नाश्ता करके बाजार चली जाओ और बैंगन ले आओ। कोमल ने ऐसा ही किया। वो बाजार चली गई और बैंगन लाकर बना दिए। विनीता और रेनू ने सोचा, मैंने नाश्ता और लंच तो इनकी मर्जी से कर लिया, लेकिन डिनर तो मैं ही बनाऊंगी। डिनर की तैयारी मैं अभी से शुरू कर देती हूँ, इन दोनों को रात को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रेनू ने ऐसा ही किया। रात के लिए राजमा पानी में डालकर रख दिया। विनीता को इस बात का पता भी नहीं था। उसने भी रात के लिए आलू उबाल कर रख दिए। अब कोमल को तो ये बात पता ही नहीं थी कि बाकी दोनों ने खाने की तैयारी पहले से कर ली है, तो उसने शिमला मिर्च और आलू काटना शुरू कर दिया। ये देखकर रेनू ने कहा, ये क्या कर रही हो? लगता है आंखें खराब हो गई है। रात के खाने के लिए सब्जी काट रही हूँ। नहीं, दिमाग खराब हो गया है। रात के खाने के लिए तो राजमा मैंने कब का पानी में भिगो कर रख दिया है। मैं राजमा चावल बनाऊंगी। ये तुमने क्या किया रेनू? मैंने तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू को उबाल कर रख दिया है। अरे मुझसे भी कोई पूछेगा क्या, या अपने ही मन की करोगी? आज शिमला मिर्च आलू ही बनेंगे। नहीं, आज राजमा चावल बनेंगे। देखो तुम दोनों मुझसे छोटी हो, तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। आज घर में आलू की सब्जी ही बनेगी। अब तीनों बहुओं में लड़ाई होने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर सरोज उनके पास आकर बोली, तुम तीनों अब क्यों लड़ रही हो? अब किस बात पर बहस हो रही है तुम तीनों में? तीनों बहुओं ने अपनी सास को सारी बात बता दी तो सास ने कहा, रेनू तुमने नाश्ता बनाया था, कोमल तुमने लंच बनाया था, तो विनीता अब रात का खाना बनाएगी। और देखो मैं तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई से ना परेशान हो गई हूँ, इसलिए कल से तुम तीनों ऐसा ही करोगी। एक बहू सबके लिए नाश्ता बनाएगी, एक लंच और एक बहू डिनर। मगर माँ, मगर वगर कुछ नहीं। तुम तीनों आपस में ऐसे लड़ती हो जैसे देवरानी जेठानी नहीं कोई पिछले जन्म की दुश्मन हो। सरोज अपना फरमान सुनाकर वहां से चली गई और तीनों बहुओं ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक बहू नाश्ता बनाती, दूसरी बहू लंच और तीसरी बहू डिनर। लेकिन लड़ना उनका तब भी बंद नहीं हुआ। बस फर्क इतना था कि पहले लड़ाई रसोई के अंदर होती थी और बाद में लड़ाई किचन के बाहर होने लगी। रेनू, नाश्ते में कटलेट के अलावा और कुछ नहीं बना सकती क्यों? या और कुछ बनाना आता ही नहीं? मेरे कटलेट पर बाद में उंगली उठाना, पहले अपने बैंगन के बारे में सोचो। कभी भरमा बैंगन, कभी बैंगन का भरता, कभी बैंगन के पकोड़े। अरे बैंगन के अलावा दुनिया में और भी सब्जियां हैं, लेकिन ये बात कौन समझाए आपको? रेनू की बात सुनकर विनीता हंसते हुए बोली, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही रेनू। अरे पर आप क्यों हंस रही हो विनीता दीदी? आपको भी तो लौकी और आलू के अलावा और कोई सब्जी पसंद नहीं है। विनीता ये सुनकर आग बबूला हो गई। और फिर क्या था, तीनों बहुओं में शब्दों के बाण शुरू हो गए। बेचारी सरोज तीनों बहुओं को आपस में लड़ता हुआ देख रही थी और परेशान होकर सोचने लगी, अब इनकी लड़ाई बंद कराने के लिए मैं क्या करूं? इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी बहुओं को आपस में मिलाना सबसे मुश्किल है, और दुनिया का सबसे बड़ा काम भी। आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर आपको सच में कुछ सूझता है ना, तो प्लीज़ सरोज जी की हेल्प कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए। आपकी जवाब की प्रतीक्षा कर रही हूँ। रश्मि और सुनैना दोनों जुड़वा बहनें थी। वो दोनों भी हमेशा से साथ साथ रहती। रश्मि बड़ी बहन थी तो वहीं सुनैना छोटी बहन। जो रश्मि करेगी वही सुनैना को भी करना पसंद था। दोनों की शादी दो भाई विराज और शिवम से होती है और दोनों जुड़वा बहनों का एक ही ससुराल हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है इनकी घर गृहस्थी में जब ये दोनों जुड़वा बहनें करती हैं अपने ससुराल में गृह प्रवेश। अरे मेरी प्यारी दुलारी नई नवेली बहुओं, अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी की कि नहीं? मंदाकिनी, वैसे आज तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है खाने में। दोनों बहुओं ने मस्त लजीज पकवान बनाए होंगे।
हाँ हाँ, आपको तो और काम ही क्या है, अखबार पढ़ो, खाओ पियो और खर्राटे मारते हुए सो जाओ। अरे ज़रा तो घर के कामों में हाथ बटाया कीजिए। आज अगर आपने हमारे कमरे की अलमारी साफ नहीं की ना, तो मैं आपको कमरे में सोने नहीं दूंगी। यहाँ हॉल में सोफे पे ही सो जाइएगा फिर। अरे माँ, खामखा मेरे बेचारे पापा को क्यों धुतकारती रहती हो जब देखो तब। पापा भी कुछ कम नहीं है, माँ एकदम सही बोल रही है। सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी रश्मि और सुनैना दोनों भी दो अलग अलग बड़ी थालियों में पकवान बनाकर लाती हैं। लेकिन सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दोनों ने एक ही तरह की डिशेस बनाई थी। मिशन पहली रसोई सक्सेसफुल माँ जी। आइए, आप सब डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाइए, हम आप सबको परोसते हैं। अरे पर बहुओं, ये तुम दोनों ने क्या किया? मेरा मतलब एक जैसी ही डिशेस बना दी है। इतना सारा खाना कौन खाएगा? अगर कुछ अलग अलग नया बनाते तुम दोनों तो फिर हम सब थोड़ा थोड़ा करके खा भी लेते। वो क्या है ना माँ जी, जो मेरी रश्मि दीदी करेगी मुझे भी वही करना पसंद है। मुझे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनका देख देख कर ना मैंने ये सब बना लिया। तो फिर यह कैसे रस्म, जब तुमने पूरा कॉपी करके खाना बनाया? सुनैना बहू, माना कि तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन अब तुम दोनों का रिश्ता दो जुड़वा बहनों का नहीं रहा, बल्कि एक देवरानी जिठानी का भी हो चुका है। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपना बहु धर्म भी सही से निभाओ। अगले दिन सास मंदाकिनी सुनैना को अपनी कुछ साड़ियाँ थमाते हुए कहती है, ये लो सुनैना बहू, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं। बहुत समय से इन्हें पहना नहीं है, सोचा कि अब निकालते हैं और पहन भी लेते हैं। इन्हें ना बस एक बार धो लो, पूरी 4 साड़ियाँ हैं। तभी वहां पर रश्मि पर्स लिए जा रही होती है। बाय माँ जी, आती हूँ मैं। ओए मैडम, रुको तो, कहाँ निकली सवारी हैं? हाँ रश्मि दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं मायके जा रही हूँ। वो हमारे मोहल्ले की बीना काकी के पोती की शादी है ना कल, इसलिए मेरी माँ, भाभी, दादी और मौसी को मेहंदी निकलवानी है अपने हाथों में। और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ ना, इसलिए उन सबके हाथों में मेहंदी निकाल कर जल्दी से वापस आती हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। समधन जी और तेरे परिवार वालों को मेरा नमस्ते कहना। दीदी 1 मिनट रुकिए ना, मैं भी अपनी पर्स लेकर और लिपस्टिक लगा कर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगी। अरे लेकिन सुनैना। आए चेन्नई एक्सप्रेस, तुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम निपटाओ। लड्डू पेड़े नहीं बट रहे तुम्हारे मायके में। रश्मि बहू तुरंत अपना काम खत्म करके लौट आएगी। नहीं, मुझे भी जाना है। जाना है मतलब जाना है, जाना है। प्लीज़ माँ जी, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। सुनैना बहुत जिद करती है और आखिरकार तंग आकर मंदाकिनी और रश्मि मान जाते हैं और सुनैना अपनी जुड़वा बहन रश्मि के साथ मायके जाती है। करम जली कहीं की, 2 दिन नहीं हुए आए, नाक में दम करके रख दिया है। नया है सब कुछ, इसलिए ज्यादा मैं बहस भी नहीं कर सकती, वरना ये मंदाकिनी किसी की एक ना माने। दिन गुजरते जाते हैं। रश्मि जो करती वही सुनैना करती। अगर रश्मि पार्लर जाएगी, थिएटर जाएगी, कुछ पहनेगी, कुछ बनाएगी, हर चीज सुनैना भी वैसे ही करती। इस सब से मंदाकिनी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन मंदाकिनी अपनी दोनों बहुओं को खानदानी कंगन देते हुए कहती है, ये लो रश्मि बहू, सुनैना बहू, ये खानदानी कंगन है, मेरे विराज के रश्मि के लिए और शिवम की सुनैना के लिए। वाह, ये तो कितना सुंदर है माँ जी, थैंक यू सो मच। रश्मि के कंगन का डिजाइन देखकर सुनैना को भी वैसा ही कंगन चाहिए होता है और वो शुरू हो जाती है। रश्मि दीदी, मुझे भी आपके जैसा ही कंगन चाहिए। कितना सुंदर है ये। मैं आज ही शिवम जी से कहकर ऐसा बनवाऊंगी। मंदाकिनी फिर से गुस्सा हो जाती है और सर पर हाथ रख लेती है। ऐसे ही एक दिन घर में मेहमान आने वाले होते हैं और पूरे घर की सफाई करनी होती है, लेकिन सुनैना तो बस अपनी बहन की पूंछ बने उसके साथ साथ घूमती रहती है। अरे ओ नास बेटी, रश्मि बहू इस कमरे की सफाई कर रही है, तब तक तू उस कमरे की कर देना। नहीं, मैं तो दीदी के साथ ही काम करूंगी। दीदी के सिवाय कुछ भी नहीं करूंगी। मंदाकिनी गुस्से से आग बुबला हो जाती है और वो इस सब से तंग आ जाती है और एक दिन अकेले में बैठकर दोनों जुड़वा बहनों से हो रही इस दुविधा का हल निकालने के बारे में सोचती है।
पता नहीं कौन से चक्की का आटा खिलाया था मैंने मेरे दोनों बेटों को, जो दोनों ने जुड़वा बहनों से ब्याह रचा लिया। खुद तो खुश है, लेकिन फंदा मेरे गले में बांध दिया। जब देखो तब सारा काम साथ में ही करना होता है उन्हें। अरे ऐसे थोड़ी ना गृहस्थी चलेगी। जुड़वा है, पेट में से किसी चुंबक की तरह चिपक के तो नहीं आई जो 24 घंटे एक दूजे के साथ ही रहे। नहीं नहीं, इसका तो कुछ करना ही होगा। मंदाकिनी खूब सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। दोनों बहनें एक साथ हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करती है। सुनैना तो बस पूंछ की तरह रश्मि के आगे पीछे ही डोलती रहती है। अगर मैंने इस प्यार को नफरत में बदल दिया तो फिर ये दोनों देवरानी जेठानी के किरदार में आ जाएगी। वाह वाह मंदाकिनी, क्या खुराफाती दिमाग है तेरा। बाद में मंदाकिनी सुनैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुनैना बहू, क्या कर रही हो? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भोपाली पोहे बना कर लाए हैं। घर में दूध नहीं था ना, वरना अदरक कुट कर चाय भी बनवा लाती। ओह माँ जी, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। आइए ना, बैठिए ना। बैठने नहीं, तुझे ना सच्चाई से रूबरू कराने आई हूँ बेटा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कल मैंने रश्मि बहू को अपनी सहेली से फ़ोन पे बात करते हुए सुना। वो अपनी सहेली को कह रही थी कि वो तुझसे, यानी कि अपनी छोटी जुड़वा बहन सुनैना से पूरी तरह तंग आ चुकी है और वो तुझसे बहुत इरिटेट होने लगी है। तू जिस तरह उससे लिपटती चिपटती है ना, उसे वो सब नहीं पसंद। अरे वो बहुत 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 परेशान है बिटिया। ये सब सुनकर सुनैना काफ़ी उदास हो जाती है। हाँ क्या? ऐसा कहा उन्होंने? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं उनसे अब ज़्यादा नहीं लिपटूंगी चिपटूंगी और उन्हें भी उनकी ज़िंदगी जीने दूंगी चैन से। हाँ सुनैना बहू, बस तू ये बात ना रश्मि बहू को जाकर बताना मत, ठीक है? वो क्या है ना, वो कहीं बुरा मान गई तो है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। सुनैना अब रश्मि से दूर दूर रहने लगती है। वो सारे काम अलग करती, दोनों बहनें आपस में बातें करते, लेकिन इतनी भी नहीं। रश्मि को ये बात खाए जाती है। माँ जी, पिछले कुछ दिनों से सुनैना के हाव भाव में कितना बदलाव आ गया है ना। वो अकेली अकेली गुमसुम सी रहती है। शायद समझ गई होगी कि तुझसे दूर रहकर ही उसकी भलाई है। अब तू तो बहन होने के नाते सब सह लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर तुझे भी उसका, तेरे बार बार पास आना, मक्खी की तरह मंडराना अच्छा तो नहीं लगता होगा, है ना? लेकिन माँ जी, कितना भी बोल लो, वो है तो मेरी बहन ही ना। मुझसे उसकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उसे फिर से खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, परसों हम दोनों का जन्मदिन है, मैं उसे उसका फेवरेट गिफ्ट दूंगी। जन्मदिन के अवसर पर रश्मि सुनैना को एक लड्डू का बॉक्स देती है। हैप्पी बर्थडे टू अस सुनैना। हैप्पी बर्थडे दीदी। ये तो हमारे बचपन में चौक पे मिलने वाला लड्डू है ना? वाओ, थैंक यू सो मच दीदी। ये आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैंने कितने सालों तक इन लड्डुओं को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये कमबख्त मुझे मिले ही नहीं। क्योंकि तूने उन्हें गलत जगह ढूंढा। आई एम सॉरी बच्चा, तू आजकल बड़ी उदास सी है। नहीं दीदी, अब मैं जान गई हूँ कि मैं कितनी बड़ी पागल थी जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। किसी पर डिपेंडेंट होने की जगह खुद इंडिपेंडेंट रहने में ही लाइफ का असली मज़ा है। आई लव यू दीदी। मैं बहुत खुश हूँ कि तू फाइनली मैच्योर हो गई। लव यू टू मेरी शूनू। दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं। मैंने तो सोचा था कि मेरी बुरी चाल का परिणाम बुरा ही होगा, लेकिन यहाँ तो क्लाइमैक्स कुछ और ही हुआ। अच्छा है, सुनैना बहू सुधर भी गई और दोनों बहनों में कोई मन मुटाव या कहासुनी भी नहीं हुई। बस ऐसे ही भगवान खुश रखे इन दोनों जुड़वा बहनों को। और फिर इसके बाद दोनों जुड़वा बहनें अपने ससुराल में एक साथ खुशी से रहने लगती हैं। एक भरा हुआ खुशहाल परिवार, किसी की चाहत होती है तो किसी की दुविधा। लेकिन आगरा का चौधरी परिवार ये ऐसा अजीब परिवार है जहाँ रिश्तों का स्वाद कभी मीठा तो कभी खट्टा होता है। शायद यही तो होती है एक परिवार की परिभाषा।
चौधरी परिवार जिसकी मुखिया है रुक्मिणी देवी। इनके पति विक्रम चौधरी का ढाबा है। रुक्मिणी जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा रौनक जिसकी साड़ियों की दुकान है और उसकी बीवी मालिनी, और उन दोनों का छोटा बेटा क्रिश। छोटा बेटा देव जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, और उसकी बीवी अंजलि, रुक्मिणी की छोटी बेटी। निर्मिति जो कॉलेज में पढ़ती है, और रुक्मिणी के सास ससुर भानुमति और रघुनाथ। और सबसे आखिरी सदस्य जो रुक्मिणी का इकलौता भाई है, यानी कि इंद्रेश मामा जी। एक बड़ी जॉइंट फैमिली का सबसे अहम हिस्सा होता है जिम्मेदारी। तो चलिए होते हैं रूबरू चौधरी परिवार से। अरे मालिनी बहू, अंजलि बहू, जरा चाय ले आओगी? अम्मा जी और हम रात देख देख कर थक गए। अब सीधा दोपहर में सब्जी, रोटी और अचार के साथ चाय दे देना। रुक्मिणी बहू, इतना मत चिल्ला। दोनों बहुएं नाश्ता बना रही होंगी ना, आती होगी अभी। तभी दोनों बहुएं अंजलि और मालिनी घूंघट ओढ़े वहां पर आती हैं, हाथों में चाय का ट्रे और नाश्ता लेकर। पूरा परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पर विराजमान होकर नाश्ता करने आता है। हाय हाय, ये क्या काली चाय? दूध क्या बिल्ली गटक गई? और ये बिना मक्खन के परोठे, और मेरा चॉकलेट मिल्क भी नहीं है। और दीदी, ये रूखा सूखा ब्रेकफास्ट खाकर तो माई किडनी सेट हो जाएगी। अरे भाई, ये क्या नाश्ता है? घर में राशन खत्म हो गया है क्या? हाँ माँ जी, राशन क्या, घर में सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे घर में है ही इतने डजन भर लोग। हर महीने में 2 बार तो हम राशन भरते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही भटूरे, सूजी और बेसन के पकवान बन गए, इसलिए चीनी, तेल, नमक सब कुछ सफाचट हो गया। ऐसे कैसे? यह क्या टॉक कर रही हो बहुआ? लगता है घर का सारा किराना खत्म हो गया है। मुझे नया टूथब्रश लेना है। हाँ, और सारी दालें भी खत्म हो गई है। और अगरबत्ती और पूजा का घी भी खत्म हो गया है। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, मैं बना लूंगी सूची। चलो कोई तो मेरी मदद करो। मैं ठहरी अनपढ़, लिखना पढ़ना तो आता नहीं, इसलिए कॉपी और पेन ले आओ कोई हाथ में, और किराने का सामान भी ले आओ, आज के आज वो भी। ये मेरा हुक्म है। तभी अचानक से सब कहते हैं, माँ जी, मैं वो आज दुकान 10 की जगह 9 बजे ही खोलनी है ना, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। और मुझे ना क्रिश के स्कूल में जाना है, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना। नो मम्मा। अरे तुझे क्या पता, ऑनलाइन मैसेज आया था। मुझे भी जाना है मंदिर में। हर आज तो ढाबे में शादी का ऑर्डर है। चलो भाई, मैं तो चला। अरे लेकिन माँ जी, आज मुझे भी ना अपनी साड़ियों को टेलर के पास देने जाना है। चलो ना अंजलि, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी भी एग्जाम है, मैं भी चली। बाय गाइस। और मेरे बेस्ट फ्रेंड का आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो ये मामा जी आज घर पे अवेलेबल नहीं रहेगा। बाय बाय। ऐसे बहाने मार मार कर सभी घर से चले जाते हैं, और बेचारी रुक्मिणी जी अकेले ही कॉपी और पेन के साथ रह जाती है। अरे किराने का सामान कौन लाएगा? ये सब जानबूझकर भाग गए हैं। पता है ना इन्हें कि मैं हूं, किसी को जरा कष्ट नहीं लेना, बस किराने का सामान ही तो लाना है। इतना बड़ा परिवार है ना, इसलिए सब के सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। वैसा तो सब घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, लेकिन किराने की बात आई तो ना तो कोई अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकालेगा, और ना ही मेहनत करके किराने वाले से किराना लाएगा। आने दो इन सबको, अच्छा सबक सिखाऊंगी आज। रात में जब सब लौट आते हैं, तब वो देखते हैं कि घर में जब सब लौट आते हैं, तब वो देखते हैं कि घर में और अब तक खाना भी नहीं बनने वाला नहीं है। ओ नो, और अब तक लगता है माँ जी ने किराने का सामान लाया ही नहीं। लगता अब है हम माँ सब जी क्या ने किराने खाएंगे? का सामान लाया ही नहीं। What? अब हम ये सब तुम क्या खाएंगे? क्या से कर रही हो? What? मुझे तो ये वेरी तुम मच भूख क्या लगी है। से कर रही हो? मुझे तो मामा जी, वेरी मच इस भूख पे लगी हमारी है। गलती है। हम में से कोई मामा रुका जी, ही नहीं माँ की इस पे हेल्प करने हमारी के लिए। गलती है। किराने हम की में लिस्ट से कोई बनानी रुका थी ही ना नहीं माँ की हेल्प करने के लिए। अरे पर मुझे किराने लगा की कि लिस्ट बनानी थी ना। निर्मिति रुक जाएगी। अरे पर मुझे लगा कि अंजलि भाभी, मेरी निर्मिति एग्जाम रुक थी ना आज जाएगी। कॉलेज में,
मुझे अंजलि, लगा बड़े मेरी पापा या एग्जाम थी इंद्रेश आज मामा जी कॉलेज कर में। लेंगे हेल्प। मुझे लगा बड़े पापा या इंद्रेश मामा जी कर मुझे लेंगे लगा कि हेल्प। तुम सब में से कोई तो करेगा। मुझे लगा कि बस, तुम सब में से ये कोई तो मुझे करेगा। लगा कहकर, ये मुझे लगा कहकर हो जाते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर घर में अब तक किराना आया ही नहीं। अब घर में अब तक किराना आया ही नहीं। अब हम क्या मुझे करेंगे? तो आज जोरों की भूख लगी थी। उफ़ो, अब मुझे हवाई तो खाओ। आज जोरों की भूख हमारी लगी ही थी। लापरवाही है। अब हवाई सब खाओ। रुक्मिणी बहू पे हमारी ही इतना लापरवाही निर्भर हो है। जाते हैं। हम सब जैसे रुक्मिणी कि बहू उस पे पे हम सबका इतना ठेका निर्भर ले हो रखा जाते है। हैं, जैसे तभी कि वहाँ उस पर पे हम रुक्मिणी सबका आती ठेका है। ले रखा। क्यों आई ना अकल ठिकाने सबकी? क्यों भाग गए थे सब? अरे बस लिस्ट बना के किराने का सामान ही तो लाना था ना। कौन सा हिमालय पर्वत चढ़ना था या 10 गठरियां उठानी थी? अरे घर में गाड़ी घोड़ा होने के बावजूद भी तुम लोगों के ये हाल है। क्या फायदा दो दो बहुएं होने का, 2 बेटे होने का, एक भाई होने का, एक पति होने का, एक बेटी होने का? है बोलो ना, चुप क्यों रह गए सारे के सारे? सबके सब शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। माना कि मैं इस घर की मुखिया हूं, धोबी वाले से लेकर दूध वाले तक की खबर होती है मुझे, लेकिन हिसाब किताब तो तुम लोग कर ही सकते हो ना। अरे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए तुम सबसे कहती हूँ, एक जॉइंट फैमिली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर के भाग लो या एक दूसरे पर निर्भर रहो। अरे ये हम सबका परिवार है, तुम सब इसकी नींव हो। खैर, अब तो तुम सबको सांप सूंघ गया है, अब रहो भूखे रात भर, कुछ खाना वाना नहीं मिलने वाला। इतना कहकर रुक्मिणी वहां से चली जाती है। सभी काफी परेशान से हो जाते हैं। माँ जी ने जो कुछ भी कहा एकदम सही कहा। अरे लेकिन अब हम क्या करें? सुबह से मैं सिर्फ 1 कप कॉफी और बर्गर पे हूँ। मेरे पेट में तो चूहों ने युद्ध का आगाज कर दिया है। और तो और आज आगरा में कर्फ्यू है। सब कुछ बंद होने वाला था 8 बजे के बाद। अब तो 9 बज गए हैं। अब हम कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते बाहर से। हमने सच में बहुत बड़ी गलती की है। माँ जी एकदम करेक्ट है अपनी जगह। अब रुक्मिणी बहू है ही ऐसी, जान लगाए तो इतनी के पूछो मत, लेकिन गुस्सा दिखाए तो इतना कि 100 खून माफ। एक बार उसका पारा हाई हुआ तो भूचाल भी आ जाए, वो हाई से लो नहीं होएगा। लेकिन अब नहीं। अब अगली बार से हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम घर की सारी जिम्मेदारियों को एक साथ मिलजुल कर पूरा करेंगे, चाहे वो किराने का सामान लाना हो या फिर चाहे कोई और काम हो। सभी उदास और मायूस बैठे हुए होते हैं। तभी अचानक से वहां पर रुक्मिणी आती है, अपने साथ राशन का सारा सामान लेकर। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वाओ, इतना सारा सामान! फाइनली किराना आ गया घर में। अरे वाह रुक्मिणी! लेकिन ये कैसे? हाँ माँ, आप तो हम सब पर नाराज थी ना, तो फिर ये सब कैसे? अपने अकेले? रुक्मिणी बेटा, मैं एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, एक बीवी हूँ, एक बहन हूँ, और मेरे इस परिवार के पेड़ की पत्तियों को उदास और सूखे हुए देखकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। आज तुम सबके जाने के बाद मैंने जैसे तैसे पड़ोस के बंटी को बुलवाकर उससे लिस्ट बनवाई, और फिर बंटी, उसका दोस्त और मैं, हम मिलकर ये किराना ले आए। ये सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती है। सॉरी माँ, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होने के बाद भी आपको एक पड़ोसी की मदद लेनी पड़ी। अब सेंटी मत हो इतना। तुम सबकी अकल घास चरने गई थी और अब वापस चौधरी सदन लौट आई है। बस इस बात से खुश हो गई मैं तो। लेकिन अगली बार से अगर किसी ने किसी काम में आनाकानी की तो हॉकी स्टिक तुम और मैं रहूंगी, समझ लेना। सभी जोरों से हंसने लगते हैं। हम अब ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे मेरी सुपर मॉम। चलो अंजलि बहू, मालिनी बहू, तुम दोनों देवरानी जिठानी मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बनाओ डिनर के लिए। सबको बहुत तेज भूख भी तो लगी है ना। अंजलि और मालिनी दोनों लजीज और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से एक साथ बैठकर खाना खाता है।